हाईवे के किनारे एक ढाबा होता है। जिस ढाबे के ऊपर एक 18 साल का लड़का काम किया करता था। लड़का जो कि पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था और उसके अंदर सच में ही कुछ अलग बात थी। इसके बाद वहाँ पर उसी ढाबे पर एक शाम एक दरोगा साहब आते हैं और आने के बाद वहाँ पर चाय के लिए ऑर्डर देते हैं। अब दरोगा साहब पूरी तरह से नशे में टल्ली थे और आकर फैल कर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इसके बाद जो वह लड़का होता है 18 साल का, जो उस ढाबे पर काम किया करता था, वह चाय बनवाने के बाद उनके पास चाय लेकर आता है। लेकिन जैसे ही वो दरोगा साहब को दे रहा था तो उसी समय दरोगा साहब का हाथ नशे की वजह से थोड़ा सा हिल जाता है और हाथ हिलने की वजह से वो जो चाय होती है वो उनके ऊपर गिर जाती है। चाय काफ़ी ज़्यादा गर्म थी और इसके बाद जो दरोगा साहब होते हैं एकदम से खड़े होते हैं और 2-3 तमाचे उस लड़के को जड़ देते हैं। अब जैसे दरोगा साहब ने उसको तमाचे जड़े थे तो उसके बाद लड़के की आंखों में आंसू आ गए थे और वहीं पर जो होटल का मालिक होता है वह एकदम से आता है और दरोगा साहब से उस बच्चे को दूर कराने लगता है और कहता है कि ये कौन सी बात हुई, अगर ये चाय गिरी है तो इसका ये सॉल्यूशन थोड़ी ना है कि आप इसे थप्पड़ मारोगे। लेकिन तभी वह दरोगा अपने कानून की वर्दी की धौंस दिखाता है और उसके बाद होटल मालिक भी चुप रह जाता है, अपने बच्चे को अंदर की तरफ ले जाता है। सब कुछ शांत तो हो गया था लेकिन उस बच्चे के दिल में एक ऐसी आग लग गई थी जिसका नतीजा काफी अलग होने वाला था। क्या हुआ था उससे आगे और कौन था वह बच्चा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश लखनऊ के एक छोटे से गांव में एक पति पत्नी रहा करते हैं। पति का नाम चंद्रकांत है और पत्नी का नाम शांति है। पति पत्नी अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ तो उनके पास नहीं है, एक छोटा सा मकान है और मेहनत मजदूरी करके अपना समय बिता रहे हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक छोटा सा दुख है, क्योंकि उनकी शादी को लगभग 12 से 13 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी बच्चा नहीं है। बच्चे की प्राप्ति के लिए पति पत्नी कई जगह माथा टेकते हैं लेकिन कहीं से भी उनको कोई कामयाबी नहीं मिलती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के साथ साथ अब उनकी शादी को लगभग 20 साल हो गए थे और उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अब वह थक हार चुके थे और सोच रहे थे कि शायद ऊपर वाले ने हमारे भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। और इसी बात को सोच सोच कर जो पति चंद्रकांत होता है वह शराब का सेवन करने लगता है और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से मायूसी से घेर लेता है। लेकिन तभी वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वो होकर रहता है, ऐसा ही कुछ इनकी ज़िंदगी में होता है। अचानक से जो शांति होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ दिनों बाद इनके घर में एक नन्हे से बच्चे की किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। जैसे घर के अंदर खुशी आती है तो उस खुशी में चंद्रकांत भी बड़ा ही खुश होता है और अब जो कि वह शराब पीने लगा है तो उसके शराबी ही दोस्त होते हैं। और एक रात वह अपने दोस्तों को पार्टी देकर वहां से वापस लौट रहा था, तभी अचानक से एक तेज गति का वाहन आकर चंद्रकांत को एक्सीडेंट करके इस दुनिया से विदा कर देता है। अब ये बात जैसे ही पता चलती है शांति को तो शांति इस बात को सोच सोच कर बड़ी दुखी होती है, क्योंकि अभी उसके बच्चे को इस दुनिया में आए हुए 10 दिन भी नहीं हुए हैं लेकिन उससे पहले ही उसके पिता की मौत हो गई है। खैर वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि जो कुछ हुआ था वह ऊपर वाले की मर्जी से हुआ था और उसमें शांति के हाथ में कुछ भी नहीं था। फिर भी वह अपने बच्चे को पालने पोसने लगती है। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके बाद लोग तरह तरह की बातें उस बच्चे के बारे में बनाने लगते हैं कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा मनहूस है, इससे अच्छा तो ये होता ही नहीं, क्योंकि जैसे ये हुआ है तो इसके पिता को ऊपर वाले ने बुला लिया है। यह बात सुन सुनकर शांति अंदर ही अंदर अपने मन के अंदर गहन सोच विचार करने लगती है और इन्हीं सोच विचारों के चलते वह बीमार रहने लगती है। बच्चा अभी 1 साल का ही था लेकिन माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब रहती है और तबीयत खराब होने के कारण माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब जैसे ही 1 साल के बच्चे को छोड़कर माता पिता दोनों इस दुनिया से जा चुके थे तो उसके बाद गांव वाले एकत्रित होते हैं और उस बच्चे के चाचा से उसे पालने पोसने के लिए कहने लगते हैं। अब जो चाचा होता है वह बड़ा ही अच्छा था और इसके बाद वह उसको पालने पोसने की जिम्मेवारी तो ले लेता है, लेकिन वहीं पर जो उस बच्चे की चाची होती है वह बहुत ही बेकार होती है और वह अंदर ही अंदर न जाने किस बात से इस बच्चे से जला करती है। बच्चा धीरे धीरे बड़े होने लगता है। बच्चे का नाम होता है नीरज। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसी टाइम पर जो चाची होती है वह उसके साथ गैरों जैसा व्यवहार करने लगती है। अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाया करती लेकिन उस बच्चे को झूठा कूटा खाने के लिए दिया करती। धीरे धीरे बच्चा जब इस दुनिया में आकर दुनियादारी को समझने लगता है उसी दौरान उसे ये बात पता तो चल जाती है, लेकिन फिर भी वो शांत स्वभाव में रहता है और किसी से कोई भी शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसका चाचा अक्सर उसे अलग से प्यार किया करता था और इसी बात से वह खुश था। नीरज का एडमिशन चाचा ने सरकारी स्कूल में करा दिया था और उसके खुद के बच्चे एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि कमल कीचड़ में ही खिलता है, तो यहाँ पर ये जो बच्चा नीरज होता है वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार होता है और हर क्लास के अंदर अव्वल आया करता, जबकि वह सरकारी स्कूल से पढ़ लिख रहा
था। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ नीरज की स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और जैसे ही वो 12वीं क्लास करता है तो उसी दौरान उसके जो चाचा का लड़का होता है वह 12वीं क्लास में फेल हो जाता है। और यह बात जो नीरज की चाची होती है उसको बहुत ही बुरी लगती है और वह और भी ज्यादा नफरत नीरज से करने लगती है। यहां तक कि जो नीरज होता है घर का सारा काम किया करता, उसके बावजूद भी पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा अच्छा था। और उधर जो चाचा के लड़का था जो कि फेल हो गया था वह दिन भर केवल पढ़ाई पर ही बैठा रहा करता और इधर उधर दोस्तों के साथ घूमा फिरा करता, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाता है। अब जो नीरज के चाचा होते हैं वह उसकी पढ़ाई लिखाई को देखकर उसे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं और यह बात कहीं ना कहीं से चाची को पता चल जाती है। अब जैसे चाची ये देखती है कि दूसरे लड़के को ये प्रोत्साहित कर रहा है और जबकि अपना बच्चा फेल हो गया है उससे कुछ भी नहीं कह रहा है, तो इसके बाद वह घर के अंदर कलह का माहौल कर देती है और अपने पति से साफ साफ बोल देती है कि अगर अब ये इस घर के अंदर रहेगा तो मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं, अगर तुम्हें इसे रखना है तो बेशक से रख लो। अब नीरज का चाचा अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन पत्नी उसकी एक नहीं सुनती है और ये सारी बातें नीरज को भी पता थी क्योंकि अब वह दुनियादारी को समझने लगा है। अब चाची ने उसको 5 दिन का समय दिया था और इसी वजह से जो चाचा होता है वह पूरी तरह से उदास बैठा हुआ था, लेकिन तभी नीरज पूरी भावनाओं को समझ लेता है और अपने चाचा के पास बैठकर उससे बात करने लगता है। कहता है कि चाचा आप चिंता मत करो, अब मैं बालिग हो गया हूं और कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आगे अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर लूंगा, मैं अब यहां से जाना चाहता हूं, इससे आप पर भी कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको भी बुरा नहीं लगेगा। अब चाचा इस बात को सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है और नीरज को झट से गले से लगा लेता है। नीरज की आंखों में भी आंसू आ गए थे क्योंकि उसे पता था कि उसका चाचा सही है, लेकिन उसकी चाची उसे जबरदस्ती यहां से भगाने के लिए उससे लड़ाई कर रही है। इसके बाद जो नीरज होता है वह अपने आप से ही अपना छोटा मोटा सामान जो कुछ भी उसके साथ डॉक्यूमेंट वगैरह जो कुछ भी थे उन सभी को एक छोटे से बैग में भरता है और उस बैग को लेकर अपने चाचा के घर को छोड़कर वहां से चला जाता है। वहां से जाकर वह इधर उधर भटकने लगता है, लेकिन पेट के अंदर जब भूख लगती है तो भूख उसकी आगे बढ़ने की उम्मीदों को तोड़ देती है क्योंकि उसने सोचा था कि यहां से किसी और शहर में चला जाऊंगा और वहां पर चाहे जैसा भी काम मिले उस काम को कर लूंगा। लेकिन जब वह दूसरे शहर में जाता है तो वहां पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता है और वह इधर से उधर दर दर की ठोकरें खाने लगता है। घूमता घूमता एक दिन अचानक से वह रोड साइड बने एक ढाबे पर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर जो ढाबे का मालिक होता है उससे अपने लिए काम मांगने लगता है। अब ढाबा मालिक जब उसे देखता है तो देखने के बाद उसे महसूस हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस बच्चे को भूख लगी है और उसके बाद वह पूछने लगता है कि बेटा क्या खाना खाओगे। तो इसके बाद जो नीरज होता है वह उससे कहने लगता है कि नहीं साहब आप मुझे काम दे दीजिए, जब मुझे काम मिल जाएगा तो उसके बाद ही खाना खाऊंगा। ऐसा कहते हुए नीरज की आंखें थोड़ी सी डगमगा जाती हैं और इस बात को जो ढाबा मालिक होता है वह महसूस कर लेता है। ढाबा मालिक काफ़ी ज़्यादा दयावान था और इसके बाद वह नीरज के लिए सबसे पहले खाना मंगाता है और उसे भरपेट खाना खिलाता है। नीरज जब बैठकर खाना खा रहा था तो ढाबा मालिक वहीं पर खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा था और उसके बाद जब नीरज का पेट भर जाता है तो उसकी आंखें एकदम से जोर से छलक उठती हैं और ढाबा मालिक उसे चुप कराने लगता है। कहता है कि बेटा चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, जिंदगी है, जिंदगी में बहुत सारे पड़ाव देखने पड़ते हैं, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम इस तरह से क्यों घूम रहे हो, क्या तुम्हारे माता पिता नहीं है। तो इसके बाद जो नीरज होता है अपनी पूरी के पूरी कहानी उस ढाबे मालिक को बता देता है और ढाबा मालिक जैसे इसकी पूरी कहानी सुनता है तो उसके बाद वह उसकी मदद करने का फैसला करता है क्योंकि बच्चा सच में ही काफी ज्यादा परेशान था। इसके बाद जो ढाबा मालिक होता है वह उससे कहने लगता है कि बेटा देखो ज्यादा कुछ तो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि यहां पर तुम्हारे रहने खाने का इंतजाम कर दूंगा, बदले में अगर तुम्हारा मन करे तो काम कर देना, अगर मन ना करे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर नीरज एकदम से राजी हो जाता है क्योंकि उसके रहने खाने का ही कोई ठिकाना नहीं था। पिछले 2 दिनों से वो फुटपाथ पर सो रहा है और खाना तो उसने खाया ही नहीं है। जहां पर भी पानी मिल जाया करता उस पानी को पी लिया करता और ऐसे अपना समय व्यतीत कर रहा था। इसके बाद नीरज वहां पर काम करने लगता है और उसके सभी काम को बड़ी शिद्दत से किया करता है। यहां तक कि जो ढाबा मालिक होता है वह उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में भी जानता था और उसे पता था कि इसने 12वीं क्लास अच्छे नंबर से पास की है तो वह उसे आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट किया करता है। लेकिन नीरज संसार के धक्कों से पूरी तरह से वाकिफ हो गया था तो इसी वजह से वह पढ़ाई से ज्यादा बिजनेस को प्रेफर देता है और कहता है कि अंकल कोई बात नहीं, अब मैं यहां पर रहकर थोड़ा काम करूंगा और उससे मेरे रहने खाने का इंतजाम तो हो ही गया है, लेकिन मैं अपने लिए अब ऐसा काम ढूंढूंगा जिस काम से मेरी जिंदगी पार हो सके और मैं पैसे कमा सकूं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर बिना पैसों के कुछ भी नहीं है। यही सोचकर
जो लड़का नीरज होता है वहां पर काम करता रहता है और तभी एक दिन शाम के समय वहां पर एक दरोगा साहब अपनी जिप्सी को लेकर आते हैं और नशे में पूरी तरह से टल्ली थे। वह आकर एक चेयर पर फैलकर बैठ जाते हैं और अपने लिए चाय का ऑर्डर करते हैं। तो उसके बाद नीरज उसके लिए चाय बनवा कर लाने लगता है और जैसे वो दरोगा का चाय दे रहा था तो उसी दौरान दरोगा का हाथ हिल जाता है और हाथ हिलने के कारण गर्म चाय उसके हाथ पर डल जाती है। अब जैसे ही हाथ पर चाय गिरी थी तो उसके बाद दरोगा को एकदम से बहुत जोर से गुस्सा आता है और वह खड़ा होकर 2-4 थप्पड़ उस लड़के को लगा देता है और जोर जोर से धमकाने लगता है। अब यह सब कुछ देखकर जो होटल का मालिक होता है वह एकदम से भागा दौड़ा आता है क्योंकि उसे नीरज की कंडीशन पता है और इसी वजह से वह दरोगा को रोकने लगता है। लेकिन वहीं पर जो दरोगा होता है वह उसे धमकाने लगता है होटल मालिक को भी और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मैं पुलिस में हूं और मैं चाहूं तो तुम्हारे होटल को 1 मिनट में बंद करवा सकता हूं। इस बात को सुनकर होटल मालिक भी चुप हो जाता है और वहां से चुपचाप नीरज को अपने साथ लेकर अंदर की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद जो दरोगा होता है वह भी वहां से चला जाता है, लेकिन यहां पर जो नीरज होता है इस रात उसकी आंख बिल्कुल भी नहीं लगती है और उसके दिमाग में यह बात घूम रही है कि दरोगा है तो क्या इस तरह से मुझ पर हाथ उठाएगा, जबकि गलती उसकी थी क्योंकि वह उसे समझाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन दरोगा उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। इसी वजह से नीरज के दिमाग में एक अलग सी आग लग जाती है और उसके बाद उसे याद आती है ये बात कि अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो हो सकता है कि वो बड़े अधिकारी बन जाए और अगर बड़ा अधिकारी बन गया तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और वो ऐसा काम जरूर से करेगा। यही सोचकर नीरज अब एक दिन होटल मालिक से कहने लगता है कि अंकल जी मुझे पढ़ना है, अगर आप मुझे पढ़ा सकते हो तो आपका बहुत बहुत एहसान होगा। होटल मालिक जो कि पहले से उसे पढ़ाना चाहता था तो इसके बाद वह भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और उसका एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करा देता है और वहां से वह अपनी ग्रेजुएशन को करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो तब तक उसे यूपीएससी के बारे में भी पता चल गया था। इसके बाद वह यूपीएससी की दिन रात एक करके मेहनत करके तैयारी करने लगता है और जो होटल मालिक होता है वह भी उसे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है क्योंकि होटल मालिक के अंदर दयावास किया करती थी और वह इस बच्चे के अंदर अपने बच्चे का प्रारूप देखा करता था। दरअसल होटल मालिक का जो बेटा था वो पढ़ाई लिखाई से कतराया करता था और इधर उधर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी किया करता था। तो यहाँ पर होटल मालिक नीरज के अंदर अपने बच्चे की छवि देखा करता है और वो उससे कह देता है कि बेटा अब तू काम भी ज्यादा मत कर, केवल पढ़ाई पर फोकस कर और तू कुछ बनकर दिखा। इसी वजह से जो नीरज होता है सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्लियर कर लेता है और वह एक आईपीएस ऑफिसर बन गया था। जैसे नीरज आईपीएस ऑफिसर बनता है तो सबसे पहले वो इस खुशखबरी को होटल मालिक को देता है और होटल मालिक इस खुशखबरी को सुनकर एकदम से अनाउंसमेंट कर देता है कि आज होटल पर फिलहाल जितने भी कस्टमर हैं उन सभी का बिल माफ है, जितना मन करे उतना खाओ क्योंकि मेरा बेटा एक आईपीएस ऑफिसर बन गया है। इसके बाद सभी लोग इस बात की खुशी मनाते हैं और जो नीरज होता है वह अपनी ट्रेनिंग को करने के लिए चला जाता है। 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है और इत्तेफाक से जिस दरोगा ने उसको उस दिन थप्पड़ मारा था वो उसके ही डिस्ट्रिक्ट में काम किया करता था, लेकिन अभी तक नीरज को यह नहीं पता था कि वह दरोगा यहीं पर काम किया करता है। जैसे उसकी वहां पर पोस्टिंग होती है तो सबसे पहले वो सभी थाना इंचार्जों की एक मीटिंग बुलाता है और उस मीटिंग के अंदर वह दरोगा भी आया था जिस दरोगा ने नीरज को थप्पड़ लगाए थे आज से लगभग 7 साल पहले। अब जैसे वो दरोगा को नीरज देखता है तो देखने के बाद कुछ ना कुछ उसे पहचानने लगता है, लेकिन पूरी तरह से वो श्योर नहीं था कि ये वही दरोगा है। इसके बाद जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो वह उस दरोगा को रोक लेता है और उससे पूछने लगते हैं कि तुम थाना इंचार्ज कब बने थे। तो उसके बाद वह दरोगा बता देता है और जब उससे वह पूछता है कि तुम्हारी पहले पोस्टिंग कहां पर थी तो उसके बाद जो दरोगा है वह उसे साफ साफ बता देता है और इससे एसपी साहब समझ गए थे कि यह वही दरोगा है। दरोगा भी एसपी साहब की तरफ घूर घूर कर देखता है लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। तभी अचानक से जो एसपी साहब होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि धन्यवाद दरोगा साहब। अब जैसे एसपी साहब उसे धन्यवाद कहते हैं वो भी दरोगा कहकर, तो वह कहने लगता है कि सर किस बात का धन्यवाद दे रहे हो आप मुझे। तो उसके बाद कहता है कि वहां पर तुम्हारी जब पोस्टिंग थी तो याद करो उस शाम को इतने दिनों पहले तुम एक होटल पर गए थे और तुमने पूरी तरह से नशा कर रखा था। तो दरोगा कहता है कि हाँ साहब मैं गया था। तो उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वह उसे बताने लगते हैं कि उस होटल पर तुमने एक 17-18 साल के लड़के को 3-4 थप्पड़ लगाए थे, चाहे तुम्हारी गलती से गिरी थी लेकिन उसके बावजूद भी तुमने उसको पनिशमेंट दी थी। तो इसके बाद जो दरोगा होता है वह थोड़ा सा उसकी शक्ल को देखकर समझने लगता है और कहने लगता है कि हाँ साहब मैंने उसको थप्पड़ लगाए थे। तो वो कहता है कि वो लड़का और कोई नहीं मैं ही था। अब इस बात को सुनकर जो दरोगा साहब होते हैं वो पूरी तरह से कपकपाने
मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि फिलहाल उनकी रिटायरमेंट में कुछ ही समय बाकी है। लेकिन यहाँ पर अब एसपी साहब को उन्होंने थप्पड़ मारा था जब वे वेटर का काम किया करते थे, तो अब एसपी साहब उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो एकदम से दरोगा साहब उसके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। लेकिन जो नीरज होता है वह उनको उठाता है और कहने लगता है कि अरे दरोगा साहब, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है और ना मेरे अंदर बिल्कुल भी बदले की भावना है। मैं तो आपका धन्यवाद इसलिए दे रहा था क्योंकि अगर आप उस दिन मुझे थप्पड़ नहीं मारते तो मैंने पढ़ाई लिखाई का अपने दिमाग से बिल्कुल ख्याल निकाल ही दिया था और मैं तो पैसों के पीछे भाग रहा था। आपके उन थप्पड़ों ने मुझे दुनियादारी सिखा दी और इसके बाद ही मैं एसपी बन चुका हूं। लेकिन जो दरोगा साहब है वो दोबारा से उनसे माफी मांगते हैं, लेकिन एसपी साहब उसे वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन आगे से ये चीज ध्यान रखना, कभी भी जीवन में ऐसा कभी भी मत करना। दरोगा साहब वहां से वापस लौट जाते हैं और इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वो एक दिन छुट्टी लेकर होटल मालिक के पास जाते हैं और वहां पर जब उनसे बात कर रहे थे तो ये बात भी उनके सामने रख देते हैं। अब इस बात को देखकर जो होटल मालिक होता है वह उससे कहता है कि बेटा तू तो बड़ा ही महान है, जब उसने तेरे साथ इतना गलत किया था और इस टाइम पर तेरे पास मौका था तो तू चाहता तो अपना बदला ले सकता था, लेकिन तुमने बदले की भावना को अपने दिमाग में रखा ही नहीं और एक गलत चीज से भी बहुत ज्यादा सीख ली और उसके बाद तुम बड़े अधिकारी बन गए। बात को कहकर एसपी साहब मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने चाचा चाची की याद आती है। इसके बाद एसपी साहब वहां से गाड़ी में बैठते हैं और सीधा अपने पैतृक गांव पहुंच जाते हैं और वहां पर चाचा जो कि घर के आंगन में बैठा हुआ था, सुबह सुबह का समय था और उसी दौरान उनकी गली में एक साथ पुलिस की कई गाड़ियां आ रही थी क्योंकि एसपी साहब का काफिला उनकी तरफ आ रहा था। तो वह खड़े होकर उस काफिले को देखने लगते हैं। तभी अचानक से उनके सामने आकर एक गाड़ी रुकती है और जैसे ही गाड़ी से एसपी साहब उतरकर चाचा की तरफ आने लगते हैं तो चाचा पहले तो उसे नहीं पहचान पाता है, लेकिन जैसे ही एसपी साहब आकर चाचा के पैर छूते हैं तो एकदम से वो समझ जाता है क्योंकि उसकी नेम प्लेट पर लिखा हुआ था नीरज। इसके बाद वह उसे कहता है कि बेटा तू नीरज है ना? तो उसके बाद नीरज कहता है कि हाँ चाचा, मैं नीरज ही हूं। इस बात को सुनकर चाचा बड़े ही खुश होते हैं और उसे घर के अंदर अच्छी तरह से ले जाते हैं और वेलकम कराते हैं। यहां पर जो उसकी चाची होती है वह भी नीरज की तरक्की को देखती है, लेकिन अब तक उसे अकल आ गई थी क्योंकि उसके जाने के बाद भी उसके बच्चे इसी तरह से पढ़ा लिखा करते थे और फिलहाल जो चाचा का लड़का है वो इधर उधर ऐसे आवारागर्दी किया करता है और कहीं भी कामयाब नहीं है। जब बच्चे कामयाब नहीं होते हैं तो चाचा उससे कह देते हैं कि देखा ना, जब बच्चा हमारे यहां से चला गया है तो उसके बाद भी तुम्हारे बच्चे कामयाब नहीं हो पाए। ये तो हर एक के नसीबों का खेल होता है। और जो चाची होती है वह नीरज से माफी मांगने लगती है। नीरज उसे भी माफ कर देता है अपना बड़ा दिल करके और उसके बाद अपने चाचा के लड़के को अपने उस डिस्ट्रिक्ट में ले जाता है जहां पर उसकी पोस्टिंग होती है और उसे कुछ सरकारी काम दिला देता है, जिस काम को करके वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगता है। चाचा चाची की हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन जब से नीरज दोबारा लौटकर आया है और उस बच्चे को अच्छा सा काम दिलाया है तो उसके बाद उनकी हालत में सुधार होने लगता है और सभी लोग हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।